हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर नंबर 10 यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट 1 एमसीक्यू सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि इस वीक में मोस्टली संडे को यानी कि 15 अगस्त को हम आपका मेंटी क्विज वाला सेशन अरेंज करने वाले हैं, और वो भी दो चैप्टर के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ह्यूमन हेल्थ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आपका मेंटी क्विज का सेशन अरेंज किया जाएगा मोस्टली ऑन संडे। एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट डेट जो है आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर सारे सेशंस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने और अजय सर ने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अन अकेडमी ने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक न्यू चैनल लॉन्च की है, और वो है एमएच बोर्ड जूनियर कॉलेज क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये चैनल स्पेसिफिकली सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिलेबस के ऊपर फोकस करेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपका कंटेंट एक ही जगह पर आपको मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। आपका जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश का सिलेबस है वो इसी चैनल पर कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपने अन अकेडमी का ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एमएच बोर्ड जूनियर कॉलेज, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप लोग जाइए और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन शॉर्ट चेन्स आर कॉल्ड एज डैश। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का स्ट्रक्चर देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का स्ट्रक्चर दिया है उसमें आपका जो लॉन्ग चेन होता है उसको हम हैवी चेन बोलते हैं यानी कि एच चेन, और आपकी जो शॉर्ट चेन होती है उसको हम लाइट चेन बोलते हैं यानी कि एल चेन। तो शॉर्ट चेन्स के लिए क्या नाम है और लॉन्ग चेन के लिए क्या नाम है? Short chains are known as light chain and heavy chains are known as long chains. So option number B is the right answer for this question. अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। ये मैंने आपको बोर्ड्स के टाइम पे भी बोला था, पढ़ने के लिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एंटीबॉडी डज नॉट हैव प्लेसेंटल बैरियर। इसमें से कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से अटकता नहीं है, मतलब जो मदर और फीटस दोनों के पास ट्रांसपोर्ट होता है? तो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है बेसिकली जो मदर के कोलेस्ट्रम में फाइंड आउट होता है? बताओ मुझे, कौन सा ऐसा मेटर्नल एंटीबॉडी है जो मदर के कोलेस्ट्रम में फाइंड आउट होता है, जो बच्चे को इनबॉर्न इम्यूनिटी देता है? यस, कैन यू गेस द आंसर? चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप आंसर गेस करने की कोशिश करो। यस एवरीबडी, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Yes, the correct answer for this question is option number D, that is IgG. IgG हार्मोन की मदद से हमारे फीटस को इनबॉर्न इम्यूनिटी मिलती है, और ये एक लौता ऐसा एंटीबॉडी है जिसको कोई बैरियर नहीं है, मतलब ये मदर टू फीटस, फीटस टू मदर ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज अ सिम्टम ऑफ। आपका स्प्लीन एनलार्जमेंट कब होता है बेटा, कब होता है? सी, स्प्लीन में बेसिकली क्या होता है, आपका डेड आरबीसीज कलेक्ट होता है। ओके, तो आरबीसीज कब डेड होना स्टार्ट होते हैं, कौन से डिजीज के वजह से? फीवर के वजह से, डायूरेसिस से किडनी इन्फेक्शन है, ओलिगोयूरिया भी एक टाइप का किडनी अक्यूट किडनी इन्फेक्शन है, अक्यूट किडनी इंजरी। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में आपके जो मीरोजॉइड्स है वो जाकर आपके लिवर पे अटैक करते हैं, लिवर पे अटैक करने की वजह से आपके आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और लिवर पे अटैक करने की वजह से आपके आरबीसीज डेड होने लग जाते हैं। तो ये डेड आरबीसीज कहाँ पर जाकर कलेक्ट होंगे? ये डेड आरबीसीज जाएंगे स्प्लीन के पास, जिसके वजह से स्प्लीन की साइज एनलार्ज हो जाती है। तो अब बताओ कि स्प्लीन एनलार्जमेंट किसके वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताओ। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मलेरिया। मलेरियल प्रोटोजोआ के वजह से आपका स्प्लीन एनलार्जमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कीटो बाइट कैनॉट ट्रांसमिट एचआईवी इन्फेक्शन ड्यू टू डैश प्रेजेंट इन द मस्कीटो सलाइवा। देखो वैसे तो एचआईवी इन्फेक्शन को लेकर, एचआईवी वायरस को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टडीज चालू है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज पूछी गई है कि मस्कीटो बाइट की वजह से एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्यों?
आखिर ऐसे मस्कीटो के सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो सकता? सी, लिसिस करना मतलब ब्रेक डाउन करना, तो ये तो एक टाइप का प्रोसेस है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमको कंपोनेंट पूछा गया है कि क्या कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। लाइसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है, ओके, सो ये भी काम नहीं आएगा। लाइसोजोम एंड लाइसोजाइम दोनों में से आंसर है, सो बताओ दोनों में से राइट आंसर क्या आएगा? यस एवरीबॉडी, लाइसोजाइम इज द राइट आंसर। लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनल है। लाइसोजोम क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है, और ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये एचआईवी वायरस को इन्फेक्ट करने से रोकता है, यानी कि ये बेसिकली सुसाइडल बैग का काम करता है। ये एचआईवी इन्फेक्शन को पहले ही किल कर देता है, ताकि हमारा जो एचआईवी इन्फेक्शन है वो हमारे इम्यून सेल्स तक जा ही ना पाए, टी सेल्स तक जा ही ना पाए, और इन्फेक्शन स्प्रेड ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज एन एस्केरिसाइडल ड्रग। देखो, एस्केरियासिस के बारे में जब आपने पढ़ा था, एस्केरियासिस के बारे में जब आपने पढ़ा था, टाइफॉइड मलेरिया के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स या स्पेसिफिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो उसमें से एस्केरिसाइडल ड्रग कौन सा है बच्चों? एस्केरिसाइडल ड्रग कौन सा पढ़ा था हमने? यस, एस्कैरियासिस में कौन सा ड्रग यूज होता है? एस्पिरिन हेडेक में यूज होता है। अल्ट्रासेट, मेटासिन और मेबेंडाजोल, इन तीन में से राइट आंसर कौन सा आएगा? आपको पूरा का पूरा एक चार्ट बना के दिया था मैंने, जिसमें आपको बोला गया था कि आपको ये सारे ड्रग्स का नाम याद रखना है। याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था कि आपको डिजीज का कॉलम बनाना है, फिर इसका कॉजेटिव एजेंट का कॉलम बनाओ कि किसके वजह से ये डिजीज होती है, फिर उसके बाद में उसके सिम्टम्स लिखो, उसका डायग्नोसिस लिखो, फिर उसका ट्रीटमेंट लिखो। तो ये कॉलम्स मैंने आपको बनाने के लिए बोले थे। तो एस्कैरिसाइडल ड्रग कौन सा है? मेबेंडाजोल, दिस इज द राइट आंसर। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं। तो अगर कोई भी पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो वो सबसे पहले आपके स्किन के थ्रू घुसने की कोशिश करता है। तो हमारा जो स्किन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब हमारी स्किन सबसे पहले हमको प्रोटेक्ट करती है किसी भी पैथोजन से। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। डिफेंस करना यानी प्रोटेक्ट करना। कोई भी मस्कीटो अंदर जाने की कोशिश करेगा तो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो उसको अंदर अपना डंक पहुंचाने नहीं देते हैं। लेकिन आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पूछा गया है कि समझो अगर गलती से पैथोजन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर लिया, तो उसके आगे आपको वो इन्फेक्शन अगर स्टॉप करना है तो आप वो कैसे स्टॉप कर सकते हो? इन्फ्लेमेशन करके और फैगोसाइटोसिस करके। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देना, स्वेलिंग कर देना, जिसके वजह से आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उधर ही हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाएगा। और फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? मैक्रोफाजेज आकर हमारे बैक्टीरिया को खा जाते हैं। सो दिस इज फैगोसाइटोसिस। तो बोथ बी एंड सी आर दी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर्स, पीएच एंड बॉडी सेक्रीशन एक्ट एज डैश बैरियर्स। क्या बोला गया आपको इधर पे? बॉडी टेम्परेचर, पीएच और बॉडी सेक्रीशन ये कैसे टाइप का बैरियर है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। जितना भी आपका बॉडी का एक्सटर्नल फीचर्स होता है वो सारे के सारे कौन से टाइप के बैरियर्स में आता है? यस एवरीबडी, इन्फ्लोमेटरी, एनाटॉमिकल, फैगोसाइटिक या फिजियोलॉजिकल। ये सारे के सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो बैरियर्स है, ये किस में देखने को मिलते हैं? बॉडी का टेम्परेचर, पीएच और बॉडी का सेक्रीशन, ये एक टाइप का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इम्यूनिटी का फर्स्ट वाला पार्ट है, उधर पे हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मलेरियल पैरासाइट हैज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। चार टाइप के मलेरियल पैरासाइट्स पढ़े हैं आपने, उसमें से सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि बॉडी में ग्रो होने का पीरियड, यानी कि जब ये पैरासाइट आपकी बॉडी में चला जाता है तो ये आपकी बॉडी में ग्रो होना स्टार्ट करता है। तो बॉडी के अंदर ग्रो होने के लिए कौन से पर्टिकुलर पैरासाइट को कितना टाइम लगता है? आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है मलेरियल पैरासाइट्स का, उसमें आपको एकदम क्लियरली बताया गया है कि वाइवैक्स के लिए कितना टाइम लगता है, फैल्सीपैरम के लिए, ओवेल के लिए और मलेरिया के लिए कितना टाइम लगता है। ये देखो, वाइवैक्स के लिए 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड लगता है, यानी कि 14 डेज के बाद आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मलेरिया के लिए 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड, ओवेल के लिए 17 डेज और फैल्सीपैरम के लिए 12 डेज। तो सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? बताओ चैट बॉक्स में, सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, किसका आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है बच्चा लोग? यस एवरीबडी, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? करो करो, चैट बॉक्स में आंसर मेंशन करो।
आंसर मेंशन करोगे तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि यस मुझे इसका आंसर आता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। साफ साफ इधर दिया गया है प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सब लोग इसका आंसर करेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ कर बताना है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आंसर करो, आपको आता है क्या इसका आंसर? 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, अंताक्षरी याद आ रही है? टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो टाइम अप। जिन लोगों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड। देखो पहला ऑप्शन, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फंगस ग्रो वेल ऑन ड्राई स्किन, क्या ये राइट है? नो, फंगस को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फंगस कैन नॉट सर्वाइव ऑन द आउटसाइड ऑफ हेयर शाफ्ट, फंगस जो है वो अपने हेयर शाफ्ट के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वो सर्वाइव कर सकता है। फंगस थ्राइव्स वेल ऑन वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, फंगस जो है वो वार्म और मॉइस्ट स्किन पे ज्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। थ्राइव करना यानी कि सर्वाइव करना, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, एंड नेल्स कैन नेवर शो फंगल इन्फेक्शन, ये गलत है, नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट बोला गया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आया मजा आंसर करके? द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पर आपको वापस 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है। चलो 5 सेकेंड देते हैं, आप खुद से काउंट करो और आंसर करो। यस एवरीबडी ट्राई टू आंसर इट, करो करो, मजा आएगा। चलो कर दिया आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? कर दिया कमेंट। चलो अभी सॉल्व करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू मस्किटोज, नो, मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम। ओके, ऑल आर्थ्रोपोड्स आर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स वेक्टर का काम नहीं करते हैं, सो दिस इज फॉल्स। अ पैरासाइट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, नो, पैरासाइट हमेशा होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पैरासाइट मीन्स ईटिंग एट द टेबल ऑफ द अदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू मस्किटोज, मस्किटो सिर्फ एक वेक्टर का काम करता है, बट मलेरिया एक्चुअली एक प्लाज्मोडियम के वजह से होता है, एक प्रोटोजोआ के वजह से होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और लास्ट में क्या दिया गया है? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ईटिंग एट द टेबल ऑफ द अदर, मतलब किसी और के हिस्से का खाना खाकर सर्वाइव करना, ये पैरासाइट का मतलब होता है, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। यस एवरीबडी, चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किधर गया? हाँ, अरे शाह, लिम्फोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ये आपने पढ़ा था अपने बुक में, लिम्फोकाइंस कौन से टाइप के सेल से बनते हैं? टी हेल्पर सेल से। यस बच्चा, ये अभी आंसर आपको पहले ही दिख गया था, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं था। तो लिम्फोकाइंस कैसे बनते हैं बेटा? टी हेल्पर सेल से। यहाँ तक सबको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़े? ऑल राइट, ओके। तो अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन मलेरिया मैन इज डैश टाइप ऑफ अ होस्ट, तो मलेरिया इन्फेक्शन अगर हम देखें तो उसमें ह्यूमन जो है वो कौन से कैटेगरी का होस्ट है? सबसे पहले इन्फेक्शन किसके पास आता है और फिर कैसे ट्रांसफर होता है? आपकी थ्योरी में आपको दिया गया था। चलो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव 5 सेकेंड्स। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, इसमें लॉजिक लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होता है, तो उसमें हमको लॉजिक यूज करना पड़ता है, बट दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है। यस चलो, जिन लोगों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। तो इन मलेरिया मैन इज द प्राइमरी होस्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल्स पास देयर इन्फॉर्मेशन टू प्रोजेनी, क्या बोला गया आपको यहाँ पर कि कौन से टाइप के सेल्स जो है वो अपने आने वाले फ्यूचर सेल्स के पास इंफॉर्मेशन पास करते हैं? जैसे समझो कि आप जब वैक्सीनेशन लेते हो, तो ये वैक्सीनेशन के वजह से आपके सेल्स जो है उनके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। अब ये मेमोरी आने वाले न्यू सेल्स को भी पहुंचाई जाती है। तो ये जो सेल्स है ये कौन से टाइप के सेल्स है जो ये मेमोरी आगे ट्रांसमिट करते हैं? किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स, मेमोरी बी सेल्स या सप्रेसर सेल्स? कौन से सेल्स है जो आगे हमारी इंफॉर्मेशन पास करते हैं? मेमोरी बी सेल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर डिफाइंड एज, चलो इसका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। एंटीबॉडीज का डेफिनेशन क्या होता है? अ फॉरेन बॉडी विच इज हार्मफुल टू द एनिमल एंड इवोक्स द जनरेशन ऑफ एंटीजन, मतलब
फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि एंटीबॉडीज की वजह से एंटीजन बनता है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उल्टा है। सर्टेन सब्सटेंसेज एनक्लोज्ड इन लिम्फोसाइट्स, ये भी रॉन्ग है। द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडिंग माइक्रोब्स विच डिस्ट्रॉय एंड डैमेज द बॉडी सेल्स, ये भी रॉन्ग है। आपके बॉडी सेल्स नहीं मरते हैं एंटीबायोटिक्स के वजह से या एंटीबॉडीज के वजह से। एंटीबॉडीज कब बनती है बेटा, जब आपकी बॉडी में एंटीजन हमला करते हैं, जब आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटीजन हमला करता है तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव केमिकल तैयार होता है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, अ लार्ज फैमिली ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज डिफेंस सेल्स इन द बॉडी फ्लूइड्स विच न्यूट्रलाइज द एंटीजन्स। तो हमारी बॉडी जब खुद को डिफेंड करने के लिए यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब केमिकल बनाती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाती है जो हमारे एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उस केमिकल को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। सो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर हेल्प्स टू अचीव डैश इम्यूनिटी बाय द चाइल्ड। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसके वजह से हमारे बच्चे में कौन से टाइप का इम्यूनिटी हमको देखने को मिलता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया था। यस एवरीबॉडी, सी, ये जो कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पर है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम, यस सी। ये देखो, मदर के ब्रेस्ट से जो पहली बार येलो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत फर्स्ट मिल्क जो निकलता है मदर के ब्रेस्ट से, दैट फर्स्ट मिल्क इज कोलेस्ट्रम। उस फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम या येलो मिल्क। तो वो मिल्क क्या करता है, वो हमारे बच्चे में कौन से टाइप की इम्यूनिटी क्रिएट करता है, यस एवरीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सडन स्टॉपिंग ऑफ इनटेक ऑफ ड्रग्स रिजल्ट इन, ये हमने देखो अडोलेसेंस वाले पार्ट में देखा था, ये ड्रग अब्यूज वाले पार्ट में, कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा ड्रग्स यूज करता है और अचानक से जब वो ड्रग्स छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके बॉडी में हमको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। यस एवरीबॉडी, सडन स्टॉपिंग ऑफ इनटेक, अगर आप ड्रग्स का इनटेक स्टॉप कर दोगे तो आपको कैसे टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नो सिम्टम्स, स्टिम्युलेटिंग सिम्टम्स, अनकॉन्शियसनेस या विड्रॉल सिम्टम्स, कैसे टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज विड्रॉल सिम्टम्स, यानी जब आप नशा करना छोड़ते हो तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपके पैर कांपने लगते हैं, पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, बुखार आती है, उल्टी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो रहे हो, इसका मतलब कि आपका नशा धीरे धीरे करके छूट रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जब विड्रॉल सिम्टम्स होता है तो वो वापस ड्रग्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप विड्रॉल सिम्टम्स के स्टेज में वापस से ड्रग्स लेना चालू करते हो तो आपकी बॉडी स्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर वो नशा कभी नहीं छूटता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आप ठीक होते हो तो थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है। तो जो लोग ये विड्रॉल सिम्टम्स झेल जाते हैं वो वापस से कभी एडिक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग विड्रॉल सिम्टम्स में वीक हो जाते हैं और उनको वापस से अगर उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया तो फिर उनके लिए ये डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट्स ऑफ डैश ओपियम इज ऑब्टेन्ड। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है। ओपियम कौन से पर्टिकुलर प्लांट से ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से पर्टिकुलर प्लांट के अनराइप फ्रूट से ओपियम ऑब्टेन किया जाता है। यस एवरीबॉडी, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम से ओपियम ऑब्टेन किया जाता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैनाबिस सटाइवा से दूसरा होता है और पैपेवर सोमनीफेरम से दूसरा होता है। कैनाबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड्स होते हैं और पैपेवर सोमनीफेरम से ओपियम प्रोड्यूस होता है। ओपियम एक टाइप का ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर इन डिजीज मीन्स, वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोस्टमैन, यानी कि जो पैथोजेंस को कैरी करता है। जैसे आपकी चिट्ठी मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है तो आप उसको स्पीड पोस्ट करोगे या पोस्टमैन के थ्रू, या अभी तो ईमेल का जमाना आ गया है तो अभी तो हमको पोस्टमैन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब भी आपको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करवानी होती है तो आप उसको किसी ना किसी पोस्टमैन या कुरियर सर्विस की मदद से ट्रांसपोर्ट करवाते हो। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, अ वेक्टर इन डिजीज मीन्स व्हाट। क्या वेक्टर का मतलब पैरासाइट होता है, नो। क्या वेक्टर का मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, नो। क्या वेक्टर का मतलब पॉजिटिव एजेंट होता है, वेक्टर खुद कभी बीमारी नहीं फैलाएगा, वेक्टर सिर्फ पॉजिटिव एजेंट को कैरी करेगा। सो एक्चुअली वेक्टर का आंसर क्या है, कैरियर ऑफ पैथोजन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स विच प्रोड्यूस होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज, क्या बोला गया आपको इधर पे, द सेल्स विच प्रोड्यूस होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल प्रोड्यूस करते हैं
और जिनके वजह से हमको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, यानी कि जिन सेल्स के वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं। देखो होल ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेल्स होल करते हैं जिसके वजह से हमारा पैथोजन मर जाता है। हेल्पर सेल्स, मेमोरी सेल्स, सप्रेसर सेल्स, ये तो बड़े सिंपल से सेल्स है। किलर सेल्स हमारे बैक्टीरिया के बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाए और बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्या होता है पता है बेटा, जब किलर सेल्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होल करेंगे, यानी कि वो आपके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने की शुरुआत कर रहे हैं, और जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया मर जाएगा तो हमको उस कचरे को साफ करना है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ाने लग जाती है। हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये एक सिंपल ट्रिक होता है, हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना टेम्परेचर हाई करती है। तो जब भी आपको वायरल फ्लू होता है, बुखार वगैरह आती है, तो वो एक्चुअली वायरसेस को मारने के लिए आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो बुखार आना इज अ गुड थिंग जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उससे पता चलता है कि आपके बॉडी के वायरसेस मर रहे हैं। हाँ, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑफ वंस ओन टिश्यूज बाय द इम्यून सिस्टम इज प्रिवेंटेड बाय। देखो कभी कभी क्या होता है, आपके खुद के सेल्स आपके दूसरे सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर हमको अपने दूसरे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कौन से सेल्स करते हैं प्रोटेक्शन करने का काम। किलर सेल्स तो मारने का काम करेंगे, मेमोरी सेल्स मैसेज आगे ट्रांसफर करेंगे, और हेल्पर सेल्स एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन सप्रेसर सेल्स जो है ये डैमेज्ड सेल्स को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी स्लो कर देते हैं ताकि ये दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास 11th और 12th का एक मिनट, क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिक्स एंड बायो का पूरा टारगेट का पीडीएफ नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक सॉफ्ट कॉपी। और नेक्स्ट वीक में आपको मैथ्स का क्लास 12 के मैथ्स का नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 12 का मैथ्स का नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ टारगेट का सॉफ्ट कॉपी। पहले आपको मैथ्स 2 मैथ्स 1 दोनों मिलेगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री मिलेगा। सो क्लास 12 के सारे नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, टारगेट नोट्स का पीडीएफ, और फिर उसके बाद क्लास 11th के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जो बच्चे नोट्स लेना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 3,500-4 हज़ार का नोट्स आता है, तो उनके वो पैसे बच सकते हैं। सो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये टेलीग्राम चैनल शेयर करो ताकि उनको ये फ्री के नोट्स का फायदा हो सके। और आपको तो पता ही है कि ज्ञान लैब चैनल जो है ये क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन देने में बिलीव करता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमसे जितना होता है हम आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आपके मोटिवेशन के वजह से हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। इस चैनल पे हम 2022 के जो बच्चे हैं और आने वाले जो बच्चे होंगे फ्यूचर में, उनका एनसीईआरटी का बायोलॉजी सिलेबस पहले फोकस करने वाले हैं। तो चैनल स्टार्ट कर दिया है। अभी फिलहाल के लिए हम 2021 में जो बच्चे नीट देने वाले उनके लिए हम डेली बेसिस पे नीट के पीवाईक्यूज का सेशन लेकर आते हैं। तो अगर आप 2021 में नीट देने वाले हो और आपको अगर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम क्या है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। डेली बेसिस पे कभी मेंटी क्विज होता है, कभी नीट का एमसीक्यू सोल्यूशन होता है। तो 2021 में जो बच्चे नीट देने वाले हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पे नीट का पीवाईक्यूज लेकर आ रहे हैं फॉर बायोलॉजी। और 2022 के बच्चों का भी एनसीईआरटी का बायो सिलेबस में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके सपोर्ट के वजह से हमारे 4 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हमारा एम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका फायदा है, उनको फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट नॉलेज शेयर करने की, आप कोशिश कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर करने की। तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डैश इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। तो कौन सा पर्टिकुलर डिजीज प्रोटोजोअन डिजीज है। टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियम डिजीज, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। कोलेरा इज अ वायरल डिजीज। एड्स इज अ वायरल इन्फेक्शन। इट इज एक्चुअली अ सिंड्रोम। तो मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, प्लास्मोडिया के वजह से। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HIV इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू, HIV इन्फेक्शन का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? यस, टेल मी, हाउ कैन वी डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन? एंडोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लिथोट्रोपी या एलाइजा टेस्ट? ये ना हमने थ्योरी में पढ़ा था कि टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है, जो मेरा अभी अभी हुआ है और पॉजिटिव आया है, ठीक है। सो मेरा उसका ट्रीटमेंट चालू है। सो टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। और HIV इन्फेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बताओ, याद आया आपको कौन सा टेस्ट होता है? सैंडविच एलाइजा, याद आ रहा है कुछ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलाइजा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द केमिकल्स सेक्रेटेड बाय डैमेज्ड मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? क्या बोला गया है हमको इधर पे कि कौन से केमिकल्स मास्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं? ये क्लास 11th का जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था, और मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में भी बताया था कि मास्ट सेल जो है वो दो टाइप के केमिकल सेक्रेट करते हैं, हिस्टामिन एंड हिपैरिन, और साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामिन का काम होता है एलर्जिक कंडीशन को कंट्रोल करना, और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना। मतलब बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल गुड पर्सनल हाइजीन इन लाइफस्टाइल कैन प्रिवेंट? अगर आप अपना साफ सफाई से अपने हाइजीन का ध्यान रखोगे तो उससे आपको कौन सी बीमारी नहीं होगी? कैंसर आपके हाइजीन से लेना देना नहीं है, ये आपके बॉडी के सेल ग्रोथ से लेना देना होता है। आर्थराइटिस यूरिक एसिड के वजह से होता है, यूरिक एसिड जब ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो उसके वजह से आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ट्यूबरक्यूलोसिस ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें भी आपके हाइजीन से ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन अमीबियासिस ये डायरेक्ट आपके खाने के वजह से होता है। अगर आप खुला खाना खाओगे, कचरा खाना खाओगे, गंदा खाओगे, या स्ट्रीट फूड जहाँ पे सफाई नहीं होती है वो खाओगे, तो आपको अमीबियासिस देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंज इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज? आपको एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो हिंज देखने को मिलता है, ये हिंज क्या कर रहा है? इट इज द रीजन होल्डिंग एपिटोप्स। क्या ये एपिटोप्स को होल्ड कर रहा है? व्हाट इज एपिटोप? दीज आर द एपिटोप्स, ओके। इट इज द रीजन होल्डिंग आर्म्स एंड स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी। ये आपके एंटीबॉडी के आर्म है और ये आपका एंटीबॉडी का स्टेम है। तो हिंज वाला रीजन आर्म और स्टेम को पकड़ रहा है। इट इज द रीजन होल्डिंग पैराटोप्स। इट इज द रीजन होल्डिंग लाइट चेन एंड हैवी चेन। आप बताओ क्या आंसर आएगा? हिंज वाला जो रीजन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है। तो द करेक्ट आंसर इज कि हमारा ये जो हिंज वाला रीजन होता है ये आर्म्स मतलब हाथ को और स्टेम को पकड़ के रखता है एक साथ। सो हिंज कंट्रोल्स, हिंज होल्ड्स आर्म्स एंड स्टेम्स ऑफ द एंटीबॉडी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एनसीईआरटी वाला जो हमारा चैनल है, चैनल का नाम क्या है? ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी डालोगे तो नहीं मिलेगा, ज्ञान लैब डालोगे तो भी नहीं मिलेगा। ज्ञान लैब एनसीईआरटी ये हमारे न्यू चैनल का नाम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल शेयर करो, उन तक पहुंचनी चाहिए कि एनसीईआरटी का भी सिलेबस अंजलि मैम ने स्टार्ट कर दिया है। तो एनसीईआरटी चैनल शेयर करो। जो बच्चे 2021 में नीट देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज चल रहा है। हम पीवाईक्यूज लेकर आ रहे हैं, डेली बेसिस पे हम आपके लिए पीवाईक्यूज लेकर आ रहे हैं। तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक ये चैनल शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों का सीईटी एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दवा लेते लेते भी मैं आपका सेशन ना स्टॉप करूँ, आपकी पढ़ाई चालू रखूँ। फिर भी अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव सम रीजंस, बट येस आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई होप कि आप लोग भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से चालू रख रहे हो और सब लोग सीईटी नीट में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और मुझे प्राउड करेंगे। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।